नमस्कार, मैं हूं संदीप मीणा और जनसेवक समाचार की खास पेशकश जनसेवक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता गोविंद मालू जी। गोविंद मालू जी चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष में रहे हो, हमेशा पार्टी की आवाज़ को न सिर्फ दमदारी से उठाते हैं बल्कि समय समय पर संगठन को कई नसीहत भी देते रहते हैं। आज उनसे जानेंगे, तमाम पहलुओं पर बात करेंगे। मालू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जनसेवक समाचार में। और जिस तरीके से हम देखें कि देश में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ रहा है, काफ़ी तेज़ी से पैर पसार रहा है, चूँकि आपकी पार्टी की ही सरकार है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता कहते हैं कि भारत बहुत अच्छी स्थिति में, लेकिन जिस तरीके से आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं वो चिंताजनक है। और ऐसे में देश के हालात अगर देखें तो अर्थव्यवस्था भी कहीं ना कहीं जो है गिरती हुई नज़र आ रही है। क्या कहना चाहेंगे? कोरोना संक्रमण एक वैश्विक आपदा है, एक ऐसी महामारी, ऐसी पेंडेमिक है जिससे विश्व का कोई भी देश बच नहीं पाया है। लेकिन भारत को हम यूँ कहें कि मुकाबले यूरोप के और अन्य देशों के, यहाँ पर फिर भी स्थितियाँ नियंत्रण में हैं। जब लॉकडाउन होगा, जब लोग घरों में रहेंगे, जब बाज़ार, औद्योगिक व्यावसायिक गतिविधियाँ बंद रहेगी तो आर्थिक संकट तो आना ही है। चाहे कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की बात करें या मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की बात करें, लगातार ये आरोप लगाते रहे हैं वो केंद्र सरकार के ऊपर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनियोजित तरीके से लॉकडाउन लगाया, जिसकी वजह से देश में बेरोजगारी, आर्थिक मंदी और महंगाई के हालात खड़े हो गए हैं। पहली बात तो ये है कि इतने साल शासन में रहने के बाद कांग्रेस के नेताओं को ये नहीं मालूम है कि अब जनता अवेयर है, समझती है कि क्या नियोजित होता है, क्या अनियोजित होता है। अब लॉकडाउन का नियोजन और अनियोजन का क्या संबंध? लॉकडाउन तो लॉकडाउन है, उसमें नियोजन अनियोजन क्या करेगा? तो इसलिए अनियोजित नियोजित का सवाल नहीं है। भारत की सरकार ने समय पर लॉकडाउन लगाया, मजबूरी में लगाना पड़ा, क्योंकि वो जो लहर थी कोरोना की, उससे जो लील जाता पूरा देश, आज उस लॉकडाउन के कारण हमें भले आर्थिक नुकसान तो होता ही है, लॉकडाउन में कभी भी लगाते तो होता, लेकिन जो मानवीय त्रासदी होती, जो लोग जिस ढंग से काल कवलित हो जाते, तो उससे उबरने में हमको 2 साल लग जाते। हम उससे बचें, जीवन बचा है तो सब कुछ बचा है। मालू जी, अगर देखें तो भारतीय जनता पार्टी देश और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहा जाता है और उसे लेकिन कहीं ना कहीं आपको नहीं लग रहा है कि बीजेपी में अब किसी व्यक्ति विशेष का सत्ता और संगठन का जो है केंद्रीकरण हो रहा है? जिस तरीके से कांग्रेस में हमें देखने को मिला, वैसा ही अब भारतीय जनता पार्टी का परिदृश्य संगठन या सत्ता की बात करें, एक ही व्यक्ति पर जो है केंद्रित नज़र आता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में किसी ने सोचा था कि अमित शाह किसी दिन राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे, किसी ने सोचा था कि कुशाभाऊ ठाकरे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे, किसी ने सोचा था कि नरेंद्र भाई मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे। तब तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में भी नहीं सोचते थे कि प्रधानमंत्री बनेंगे। तो भारत में और भारतीय जनता पार्टी में परिवार का जो मुखिया होता है, वही भाव जो हमारी परंपरागत पीढ़ीगत भाव है, वो हमारे इस परिवार की पार्टी में रचा बसा है। परिवार का मतलब एक समूह, एक सब लोग, एक विचार होता है, वंश नहीं है। वंश और परिवार में अंतर है। तो ये वंशवादी हम नहीं हैं। अटल जी का कोई वंश चलता, आडवाणी जी का वंश चलता, या हमारे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी या दीनदयाल उपाध्याय जी का कोई वंश चलता, उनका पोता, पिता, पुत्र, सब उनकी बहू वो मत करते, वही एक ही पार्टी जनसंघ को। तो हम कहते हैं हमारे यहाँ तो एक, लेकिन हमारे यहाँ एक बात है, वो उसको उस दूसरे ढंग से लें, हम दूसरे ढंग से लेते हैं। और हम लोगों को बताना चाहते हैं कि यदि हमने एक को नेतृत्व के लिए चुना है तो हम उस नेतृत्व पर भरोसा पूरा करते हैं। हम उसका क्षरण नहीं होने देते हैं, हम उसके कपड़े नहीं उतारते, हम उसको लात मार के बाहर नहीं निकालते, हम उसका पूरा सम्मान करते हैं और अनुशासन में बंधकर वो जो निर्देश वहाँ से जारी होते हैं उसका पालन करते हैं। अब इसको कोई तानाशाही कहे, इसको कोई कहे कि एक जगह केंद्रित हो गया, तो हमें ये आरोप स्वीकार है अगर ऐसा कोई कहता है तो। लेकिन हाँ, हमारे यहाँ
एक छोटा सा कार्यकर्ता, उसको भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का सौभाग्य प्राप्त होगा, छोटा सा कार्यकर्ता उसको मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त होगा, लेकिन उसका वंश नहीं चलेगा। ये भारतीय जनता पार्टी परिवार में से ही कोई सदस्य जाएगा और वो वहाँ पर बैठेगा, और वो जब बैठेगा तो उसकी बात को सबको मानना पड़ेगा। वो मुखिया होगा, और मुखिया को हम कभी पीठ में छुरा नहीं घोंपते। लेकिन जिस तरीके से देखें कि बीजेपी बहुत बड़ी पार्टी है, लेकिन आखिर क्या वजह है मालू जी कि कई राज्यों को अगर हम देखें तो बीजेपी को सत्ता के लिए जो है जोड़ तोड़ की राजनीति करना पड़ता है, और इससे एक देश में अलग ही संदेश जाता है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने, ऐसा नहीं लगता कि देश और प्रदेश की राजनीति का जो परिदृश्य है उसको बदल कर रख दिया? भारतीय जनता पार्टी, जब एक ज़माने में हम पर आरोप लगाया जाता था कि बनियों की पार्टी है, एक ज़माने में आरोप लगाया जाता था कि अल्पसंख्यकों के खिलाफ है, एक ज़माने में आरोप लगाया जाता था कि दलितों को ये पसंद नहीं करते। आज हम सर्वग्राह्य, सर्वस्पर्शी और सर्व दिल में रहने वाली पार्टी है। तो हम सबको छू रहे हैं, हम किसी से परहेज नहीं कर रहे हैं। जो हमारे पास आ रहा है हम उसको स्वीकार कर रहे हैं, और एक बड़ा परिवार, बड़ा समुद्र, एक बड़ा पूरा भारत का स्वरूप जो है उस भारतीय जनता पार्टी में आपको दिखेगा। जब हम परहेज नहीं कर रहे हैं तो हम सबको ले रहे हैं। कोई यदि हमारे आता है तो हम उसको दरवाजे से निराश नहीं करेंगे। आइए, स्वागत है, क्योंकि आप यदि हमारी नीतियों से प्रेरित होकर आ रहे हैं, हमारे सिद्धांतों से प्रेरित होकर आ रहे हैं, हमारे जो राष्ट्रवाद से प्रेरित होकर आ रहे हैं, तो हमें क्या परहेज है। अगर देखें मालू जी, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की 15 साल सरकार रही, आखिर क्या वजह रही 2018 के चुनावों में बीजेपी को सत्ता गंवानी पड़ी? लेकिन सत्ता गंवा दी, लेकिन कारण क्या है कि 15 महीने के बाद सत्ता वापस पा ली? आखिर क्यों बीजेपी नेता सत्ता के बिना नहीं रह पाते हैं? भारतीय जनता पार्टी के आपने चुनाव के परिणाम देखे हैं तो कुल मिलाकर 8-7 सीटों का अंतर रहा। 7 सीटें हमको पूर्ण बहुमत के आंकड़े से कम मिली, कांग्रेस से हमको 5 सीटें का अंतर रहा। 4 निर्दलीय रहे, 4 अन्य दल के रहे। इसलिए हम पराजित हो गए या वो जीत गए, ऐसा मैं नहीं कहता। तो कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी हारी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को कुछ सीटों की कमी रह गई, कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, इसलिए एक हंग असेंबली थी। उस हंग असेंबली में जो मोल भाव करता हम भी उस समय कर सकते थे। 109 थे हमारे पास, हमको 5 चाहिए थे, 6 चाहिए थे, हम 6 निर्दलियों को पकड़ते, हमारी सरकार बनती। सारी दुनिया को, जो राजनीतिक विश्लेषक, कोई भी एक सामान्य बुद्धि का व्यक्ति भी कह देगा कि 6 को लालच देते, 6 को मंत्री बनाते, अपने आप बन जाते। हम ऐसी सरकार नहीं बनाते। आप बनाइए, चलाइए, हम भी तो देखें कि आप क्या करते हैं। और अपने कर्मों से जो सरकार गिर गई, हमारा कोई दोष नहीं उसमें। लेकिन आपने एक बात कही मालू जी कि सिंधिया के साथ जो भी नेता आए हैं वो तपे हुए नेता हैं और अपना करियर बनाने आए हैं, लेकिन जिस तरीके से देखें भारतीय जनता पार्टी में अगर उनका करियर बन रहा है तो कई ऐसे नेता हैं, चाहे हम सावेर की बात करें तो डॉक्टर राजेश सोनकर को ले लें, सुर्खी की बात करें तो पारुल साहू की बात ले लें, वो कांग्रेस में चली जाती है, ग्वालियर दक्षिण की बात करें तो वहाँ पर जयभान सिंह पवैया है। तो ऐसे अगर सिंधिया के साथ जो आए नेताओं को अगर चुनाव लड़ाया जाता है तो क्या लगता है ये जो बाकी के कार्यकर्ता है उनका हक नहीं मारा जा रहा है? भारतीय जनता पार्टी में सबको मालूम है, सुमित्रा महाजन जी को इतनी बार टिकट मिला, इस बार भी मिलता तो 100% जीतती। पार्टी ने तय कर लिया, उन्होंने तय कर लिया कि नहीं लड़ना, पार्टी ने तय कर लिया कि आप दूसरे को, चेहरे को लेना। ये भारतीय जनता पार्टी की खासियत, ये खूबसूरती है। शीर्ष पर बैठी थी, लोकसभा के अध्यक्ष थी, उन्होंने तुरंत पार्टी से बात हुई, कह दिया अब मुझे चुनाव नहीं लड़ना। ये भारतीय जनता पार्टी, ये खासियत में जब ढलेंगे लोग, अपने आप समझ में आएगा कि डॉक्टर राजेश सोनकर के लिए भी बहुत सारे काम हैं। अभी गोहद से लाल सिंह आ रहे, सब लोग कह रहे थे कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, कांग्रेस में चले जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी में हर कार्यकर्ता के लिए काम
और हर काम के लिए कार्य करता है। इसलिए लाल सिंह आर्य जैसे कद्दावर नेता को, अनुसूचित जाति के एक अच्छे कुशल संगठक को पार्टी ने पहचाना, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया मोर्चे का। तो बताइए, उसका करियर खत्म हो गया? नहीं हुआ। ऐसे कई सारे लोग हैं। एक हेमंत खंडेलवाल बैतूल के सांसद हैं, विजय खंडेलवाल उनके पिताजी हुआ करते थे। 3 बार उन्हें विधानसभा का टिकट मांगा और 3 बार किसी दूसरे को मौका मिल गया, और उन्होंने ईमानदारी से, मनोयोग से उसके चुनाव का संचालन किया। परिणाम ये हुआ कि उनको लोकसभा का टिकट पार्टी ने दिया और लंबे समय तक वो बैतूल का प्रतिनिधित्व करते रहे। पार्टी के लंबे समय तक कोषाध्यक्ष रहे। ये भारतीय जनता पार्टी के संगठन की खूबसूरती है। इसलिए जो भारतीय जनता पार्टी के संगठन को नहीं जानता, वो बाहर से रहकर कि उसका करियर ख़त्म हो जाएगा, उसका करियर ख़त्म हो जाएगा, वो क्या करेंगे। जो पानी के बुलबुले की तरह आते हैं वो उस तरह नष्ट हो जाते हैं। चाहे कोई भी हो, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, जो लंबे समय से लगातार उसमें, उस प्रक्रिया में रचे बसे हैं, उस सांचे में ढले, उस सिस्टम से आए हैं, उसकी पद्धति को उसमें से तप कर निकले हैं, उनको इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर बात करें मालू जी, मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी किसके लिए वोट मांगेगी? बीजेपी के लिए या फिर सिंधिया के साथ लाए गए समर्थकों के लिए? मैं बहुत देर से आपसे बात कर रहा हूँ, इतने में समझना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी एक विचार के लिए काम करती है, एक उद्देश्य के लिए काम करती है। हमारा एक सुविचारित एजेंडा है जो जनता के बीच से हमने स्वीकृत कराया है। इसलिए कह रहा हूँ स्वीकृत कराया है कि हमने हमारा मैनिफेस्टो बनाने के लिए प्रदेश भर में हमने दौरे किए, लोगों से पूछा कि हमारे इसमें क्या होना चाहिए। हमने कोई एक व्यक्ति के आधार पर नहीं बनाया, इसको लोगों से पूछ कर बनाया। तो लोगों से पूछ कर बनाए हुए सारे, उनकी जन भावना, उनकी भावना को हमने समाहित किया। हमारे उसमें जन की भावना को हमने संकल्प के रूप में लिया है और हम उस संकल्प को पूरा करने के लिए लोगों के बीच में जाएंगे। चेहरा होगा भारतीय जनता पार्टी का, चिन्ह होगा कमल का, और विचार होगा देश का और प्रदेश के विकास का। लेकिन अगर देखें तो जिस तरीके से चुनावी हालात नज़र आ रहे हैं, माहौल पूरा गरमाया हुआ है, आचार संहिता लग गई है, 15 साल की सरकार चली जाती है सत्ता से, और 15 महीने की सरकार कांग्रेस की गिर जाती है। कांग्रेस की ऐसी कौन सी बड़ी जो खामी है, और भारतीय जनता पार्टी की ऐसी कौन सी बड़ी वजह है जिसकी वजह से लोग बीजेपी को वोट दें? भारतीय जनता पार्टी की तो एक ही खूबी है, संवेदनशीलता के साथ जन कल्याण के काम को करना। और कांग्रेस की सबसे बड़ी कमी ये है कि सत्ता येन केन प्रकारण प्राप्त करके भ्रष्ट आचरण और भ्रष्ट तरीकों से सत्ता चलाना, जन कल्याण, लोक कल्याण, जनाभिमुख राजनीति, इसकी बजाय मैनेजमेंट को ऊपर रखकर और छल बल और प्रपंच से सत्ता चलाना, अब वो युग चला गया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को मालूम है कि लोगों का दिल जीतना और झूठे वादे करना, इसमें अंतर है। कांग्रेस ने हमेशा गरीबी हटाओ से लेकर के और कर्ज माफ़ी तक हम प्रगति की तरफ बढ़ रहे हैं, हम सुनहरे कल की तरफ जा रहे हैं, 21वीं सदी को देश को ले जाएंगे, नया भारत का निर्माण करेंगे, ऐसे झूठे सपने दिखाए। और भारतीय जनता पार्टी ने धरातल पर रहकर सबका साथ और सबका विकास और सबका विश्वास जीतने में भरोसा किया। तो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, जब इस स्लोगन में किसी का इम्पीचमेंट नहीं है, तुष्टीकरण नहीं है, तो हम तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते, हम सर्वजन कल्याण की राजनीति करते हैं। और जब सर्वजन कल्याण की राजनीति करते हैं तो हमारा उद्देश्य पवित्र है। एक आखिरी सवाल है मालू जी, कि सामने दिग्विजय और कमलनाथ की जोड़ी खड़ी है, दूसरी तरफ महाराज और शिवराज की, जिसे शिव ज्योति एक्सप्रेस नाम दिया जाता है।
क्या ये शिव ज्योति एक्सप्रेस जो है वो कमलनाथ और दिग्विजय को टक्कर देते हुए जनता के दिल को जीतने में कितना कामयाब हो पाएगी? 28 सीटों पर चुनाव होना है, कितनी सीट आप जीतेंगे? हमारे नेतृत्व करता है शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर और हमारे वीडी शर्मा जी। सामने कौन है, हम उस पर बिल्कुल भी हमारी कोई चुनौती नहीं है। कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे, हम उनके कार्यकलाप के पूरे कामों का भंडाफोड़ करेंगे लोगों के बीच में जाकर। लोगों को एहसास है हमारे सामने कांग्रेस का कुरूप चेहरा है। कांग्रेस के कुरूप चेहरा जनता के बीच में भी है। दिग्विजय सिंह का चेहरा अच्छा होता, 10 साल के कार्यकाल अच्छा होता तो उनको प्रोजेक्ट करके उनके फ़ोटो लगा के चुनाव जीतते, उनको बैक ऑफिस में नहीं पटक रखता। कमलनाथ जी एक फ्रेंचाइजी लेके आए हैं, पूरा पैसा देकर पूरी ठेकेदारी लेकर आए हैं, तो कांग्रेस से मुकाबला हमारा कम है, कमलनाथ से ज़्यादा है। वो दिग्विजय सिंह के छल कपट से तो हमारा छोटा सा कार्यकर्ता भी आजकल निजात पा लेगा। जनता खुद ही निजात पा लेगी, हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। दिग्विजय सिंह को घुमाइए पूरे प्रदेश में और फिर देखिए कि जमानत भी बचती है कि नहीं कांग्रेस के उम्मीदवारों की। अभी तो कांग्रेस के उम्मीदवारों को, आपको याद होगा मैंने कहा था पहले कि कांग्रेस को टेंडर नोटिफिकेशन जारी करना पड़ेगा उम्मीदवारों के लिए, निविदाएं आमंत्रित करना पड़ेंगी। 24 उम्मीदवार घोषित हुए हैं। मैं आपके माध्यम से कह रहा हूं कि 12 उम्मीदवार कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं हैं। कांग्रेस के पास कार्यकर्ता होते, जो लोग चले गए उसके एवज में दूसरा विकल्प होता तो वो उसको खड़ा करते। इन्होंने भारतीय जनता पार्टी से आए हुए नकारे गए लोग, हमने बाहर करे हुए केएल अग्रवाल को हमने बाहर कर दिया पार्टी को, उसको आपने ले लिया। ऐसे कई सारे लोग, बसपा से आए हुए लोग आपने टिकट दे दिए। तो ये कांग्रेस ने क्या, कौन सा कार्यकर्ता, कौन सा नेता इधर उधर के दल को लेकर, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, कहाँ की ईंट कहाँ का रोड़ा, तो लोग भी रोड़े में अटका देंगे गाड़ी। और अब ये गाड़ी उलट गई है, इसका कुछ होने वाला नहीं। ये तो दूध फट गया है, ना इसका दही जमेगा ना छाछ निकलेगी, इसका तो पनीर भी बनने वाला नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद मालू जी, आपने अपना अमूल्य समय हमें दिया और बेबाकी के साथ मालू जी ने तमाम मुद्दों पर जवाब भी दिए। मध्य प्रदेश में उपचुनाव की रणभेरी बज चुकी है, 28 सीटों पर उपचुनाव होना है और बीजेपी और कांग्रेस दोनों दलों के नेता कमर कसकर मुस्तैद भी हो गए हैं। अगर देखना होगा दिलचस्प कि ये जनता की जो अदालत लगी है इसमें किसका फैसला आता है, या कमलनाथ का हाथ मजबूत होता है या फिर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलना है। कल फिर मिलेंगे नए जनसेवक के साथ, तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।